एवरीवन, here आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें पेपर्स के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मतलब कौन से बड़े टॉपिक्स हैं। सॉरी, आई एम सो मच बिजी कि मैं नए लेक्चर्स बना नहीं सकती इस टाइम, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बता दूँ। ओके, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो हमारे पास है टाइप्स, रेंज ऑफ मोशन की टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में। फिर हम इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाइक इंडिकेशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं, आरओएम क्यों देते हैं, ठीक है, और कौन सी आरओएम किस कंडीशन में हमने देनी है, ठीक है, ये हम बात करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं लिमिटेशंस, ठीक है। हम लिमिटेशंस में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनमें हम नहीं दे सकते आरओएम्स, ठीक है। फिर प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी यही हैं कि मतलब प्रिकॉशन के साथ दे सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं दे सकते जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है, आरओएम की प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में, ठीक है। फिर हम प्रिंसिपल्स के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, और फिर आरओएम की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम सेल्फ असिस्टेड आरओएम्स को यूज़ करते हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जो हम क्या कहते हैं कि लाइक आप खुद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आरओएम या सेल्फ असिस्टेंस के साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्टीन्यूस पैसिव हम कैसे करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्टीन्यूस पैसिव के बेनिफिट्स क्या हैं और हम क्यों दे रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको सिर्फ बेसिकली मैं बेसिक्स बता देती हूँ कि मतलब हम इनको अंदर देखते क्या है इनमें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना हमारे पास वो आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन एक सिंपल सी बेसिक टेक्निक है जो हम कहते हैं कि हम मूवमेंट को इनिशिएट कराने के लिए थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की इंटरवेंशन में यूज़ कर रहे थे, ठीक है। आरओएम जो होती है वो हमारे पास जिसको हमने रेंज ऑफ मोशन कहा है, बेसिकली हम सिंपल ये कहते हैं कि एक बंदा अपना जितना मोशन पॉसिबल मोशन परफॉर्म कर सकता है वो उसकी रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरी जो फ्लेक्शन है, ठीक है, अल्बो फ्लेक्शन है वो 90 से अबव, लाइक आप कहते हो कि 120 डिग्री है, ठीक है, या आप कहते हो कि 110 डिग्री है, ठीक है। तो अगर एल्बो की फ्लेक्शन मेरी इतनी है तो मेरी एल्बो की एक्सटेंशन जो है वो 0 डिग्री आ रही होती है। नॉर्मली हमारे एल्बो की एक्सटेंशन 0 डिग्री और 180 डिग्री कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मतलब अब सिंपली आप रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, मेरी सिंपल नॉर्मल रेंज क्या है जिसमें मैं मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, या मेरी नॉर्मल मूवमेंट की रेंज क्या है, ठीक है, हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली इतना इतना डिस्टेंस जो मसल कवर कर रहा है शॉर्टनिंग में जाने के लिए आफ्टर बीइंग फुली लेंथन, ठीक है। लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने फुल एक्सटेंशन में गई, ठीक है, एक्सटेंशन के बाद जब मैं फुल फ्लेक्शन में वापस आऊँगी तो वो पूरा जो प्रोसेस या डिस्टेंस उसने कवर किया है वो फंक्शन एक्सक्लूजन कहलाती है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली जो डिटेल डिस्कस करते हैं वो सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हम इसमें जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, वो हमारे पास है कि सबसे पहले हमारे पास आती है, मैं खोल के बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि एक होती है हमारे पास एक्टिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। एक्टिव इनसफिशिएंसी का मतलब ये है कि इसके बाद मसल और शॉर्ट नहीं हो सकता, मैक्सिमम शॉर्टनिंग जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास आती है एक्टिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। एक्टिव इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि मतलब मैं कह रही थी, ये एग्जांपल लेते हैं, एल्बो की फुल एक्सटेंशन की, फिर मैं फुल फ्लेक्शन में गई, जब मैं फुल फ्लेक्शन में गई उसके बाद मेरी फर्दर फ्लेक्शन नहीं होती, उसको हम कहते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। और इसी को ऑपोजिट लेके जाते हैं कि जब मैं कह रही हूँ कि मैं फुल एक्सटेंशन में लेके जा रही हूँ 0 डिग्री और 180 डिग्री की हम एल्बो पे एक्सटेंशन कह रहे हैं, तो वो हमारे पास बिल्कुल फुल जब लेंथनिंग में हमारे पास चला जाएगा उसके बाद फर्दर लेंथनिंग नहीं हो सकती, वो हमारे पास होती है पैसिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास टाइप ऑफ आरओएम्स आ जाती है जिसमें हम पैसिव आरओएम को डिस्कस करते हैं। पैसिव आरओएम वो आरओएम्स होती है जो हम बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू दे रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन यूज़ हो रही है या एक अदर थेरापिस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम फिजिकल थेरापिस्ट या डॉक्टर आपके पास है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। कोई ग्रेविटी है किसी और की बॉडी से आप यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है। एक्टिव आरओएम वो है जो आप पर्सन खुद परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं फुल एक्सटेंशन और फुल फ्लेक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, ये हमारे पास एक्टिव आरओएम है। एक्टिव असिस्टेड ये है कि उसने आधी मोशन खुद परफॉर्म किया, आधी किसी असिस्टेंस, किसी मशीन के थ्रू, किसी इक्विपमेंट के थ्रू, किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू या मैनुअली इक्विपमेंट के थ्रू हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो जो एक्टिव असिस्टेड आरओएम परफॉर्म कराते हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास इसमें आती है कि हम कुछ इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती हैं जो रिलेटेड है कि मतलब हम पैसिव किस में दे सकते हैं, उनके गोल्स क्या हैं। पैसिव बेसिकली आप एक्यूट कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, ये इंडिकेशन है इसकी, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होती है, हीलिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसमें दूसरा, जब हमारे पास पेशेंट जो है वो खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, वहाँ पे आप देते हो। जब हमारे पास या तो पेशेंट पैरालाइज हुआ है, बेड रेस्ट पे है, उस केस में आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास गोल्स ये हैं कि हम एक तो वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को मेंटेन रख रहे होते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, उसकी कॉन्ट्रेक्चर्स की मिनिमाइज कर रहे होते हैं कि कॉन्ट्रेक्चर्स की फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। फिर हमारे पास इलास्टिक कॉन्ट्रेक्चर्स हम 4th चैप्टर में डिस्कस किए हैं, और वो उनके लेक्चर उनके लेक्चर यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मिनिमाइज जो किया हमने वो इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रेक्चर की वो की, फिर इलास्टिसिटी को हम मेंटेन रखते हैं, हम सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं, साइनोवियल फ्लूइड की न्यूट्रिशन और मटेरियल्स की डिफ्यूजन को मेंटेन रखते हैं, हम इनहिबिट करते हैं कि पेन को कम कर दें किसी तरह, ठीक है, सर्जरी का जो हीलिंग प्रोसेस है या इंजरी का जो हीलिंग प्रोसेस है वो उसको असिस्ट करें, और अवेयरनेस दें पेशेंट को कि उसने मूवमेंट कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। और भी बहुत से यूजेस हैं जिनमें हमारे पास आ जाती है कि हम पेशेंट को कैसे डिफरेंट मोशंस का, या आप उसके कहते हैं कि इलास्टिसिटी की, सॉफ्ट टिश्यू की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करा रहे हो, ठीक है, आप उसके डिजायर्ड मोशन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, आप खुद बता सकते हो उसको करके कैसे करना है, फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाते हो कैसे ऐसे जाना है, स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ आ रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड की जो हमारे पास इंडिकेशन है वो ये है कि जब हमारे पास हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आप असिस्टेंस के साथ भी करा सकते हो, और जब असिस्टेंस नहीं देनी तब भी, ठीक है। जब मसल बहुत वीक है, जब हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक्टिव नहीं परफॉर्म हो सकती, तो हम वहाँ पे असिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। या हम उन केसेस में देते हैं जब हमने एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम्स कराने होते हैं, ठीक है, उसमें हम एक्टिव असिस्टेड एक्टिव करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कोई पेशेंट इमोबलाइज हुआ हुआ है और टाइम टू टाइम अगर हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं तो हमारे पास हम उस केस में जो होते हैं एक्टिव परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। उसके गोल्स, इसके गोल्स क्या होते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज़ करा रहा है मसल की, ठीक है, सेंसरी फीडबैक अच्छा कर रहा है, बोन्स की इंटेग्रिटी को स्टिमुलेशन दे रहा है, प्रिवेंट कर रहा है थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को, सर्कुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, मोटर स्किल्स को और कोऑर्डिनेशन को डेवलप कर रहा है। लिमिटेशंस कराते हैं हम, ठीक है। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि मतलब आप ऐसी क्या लिमिटेशन है जो पैसे मूवमेंट अचीव नहीं करती, पैसे मोशन अचीव नहीं कर सक रहा होता, ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है। एक तो ये मसल एट्रोफी से प्रिवेंट नहीं करता, फिर एंड्योरेंस के ऊपर काम नहीं करता, फिर हमारे पास वॉलेंट्री मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर काम नहीं करता। दूसरी में हमारे पास एक्टिव में इतनी ज़्यादा नहीं होती लिमिटेशन, सिर्फ ये है कि ये हमारे पास एक स्किल और कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने में इतना ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन यह है कि पैटर्न्स जो होते हैं वो बना देते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न्स हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे हम बात करते हैं। प्रिकॉशन में बेसिकली हमने ये देखना था कि हमारे पास एक पेन फ्री रेंज हो, ठीक है, हमारे पास कोई कंट्रोल मूवमेंट हो, हीलिंग के प्रोसेस को डैमेज ना करी हो, कोई रॉन्ग साइंस ना हो, ठीक है, जहाँ पे आपको रॉन्ग साइन या इंक्रीज पेन नजर आ रही है आप वहाँ मूवमेंट रोक देते हो, ठीक है, ये प्रिकॉशंस होती है, ठीक है। और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम बिल्कुल नहीं करवाते, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि विनस्टेसिस या थ्रोम्बस की फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे एंकल और फीट की बिल्कुल मूवमेंट्स जो होती है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता कराते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं करा सकते, ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ करवाते हो, ठीक है। और अगर एमआई का केस है या हमारे पास कोई बाईपास की सर्जरी है, ठीक है, या हमारे पास कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, ठीक है, कोई अपर एक्सट्रीमिटीज़ की आर की, या हमारे पास वॉकिंग में मतलब टॉलरेंस आ रही है, तो हम उसकी सिम्टम्स को मोनीटर करते हैं पहले, ठीक है। लाइक बेसिकली हम किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ना सीधा सीधा से हम नहीं करा सकते, ठीक है, हम आर परफॉर्म सीधी सीधी नहीं कराते, ठीक है। प्रिंसिपल प्रोसीजर्स क्या अप्लाई करने के, ठीक है। एग्जामिनेशन, एवेलुएशन और ट्रीटमेंट की प्लानिंग है, ठीक है। सबसे पहले एग्जामिन किया पेशेंट को, उसकी इम्पेयरमेंट्स को एग्जामिन किया, वो किस लेवल ऑफ फंक्शन पे है वो एग्जामिन किया, उसको फिर प्रिकॉशंस के साथ हमने आगे कि उसमें प्रिकॉशंस हमें क्या चाहिए, उसका प्लान ऑफ इंटरवेंशन कैसे बनाना है, ये सारा कुछ, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट ये कि हम उसकी एबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट जो है वो हमारे पास क्या कितनी एबिलिटी रखता है, क्या वो उस पर पैसिव करानी चाहिए हमें, असिस्टिव करानी चाहिए या एक्टिव असिस्टेड करानी चाहिए हमें, फिर उसके साथ हम डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना मोशन रखते हैं, कितना हम सेफली पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि डिसाइड करते हैं कौन सा पैटर्न जो है वो बेस्ट है इस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एनाटॉमिक प्लेन्स में हम कराएं, कंबाइंड पैटर्न्स यूज़ करें, या हम
मसल की रेंज ऑफ एलोंगेशन पे काम करें, एंटागोनिस्ट मसल्स पे काम करें या फंक्शनल पैटर्न्स यूज़ करें, हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, वो हम डिज़ायर्ड अपना या पेशेंट का देख के करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हम मॉनिटर करते हैं पेशेंट की जनरल कंडीशन को, उसके रिस्पॉन्सेज को, ठीक है, पेशेंट की जनरल कंडीशन, उसके रिस्पॉन्सेज। फिर हमारे पास 6 पॉइंट में यही है कि डॉक्यूमेंट करते हैं हम, फिर सारी कम्युनिकेशन करते हैं इंटरवेंशन पे, और फिर साथ में दोबारा से रीइवैल्यूएट करते हैं, और अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए इंटरवेंशन के लिए तो हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है कि पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे कम्युनिकेट किया पेशेंट के साथ, उसके साथ प्लान को डिस्कस किया, हमें क्या चीज़ चाहिए, उसकी कोई ऐसी क्लॉथिंग हमें उन रीजन्स पे नहीं चाहिए होती जहाँ पे हमारे पास पेशेंट की मूवमेंट या जहाँ पे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं चाहिए होती। फिर पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए होती है, बॉडी के अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, बॉडी के मैकेनिक्स अच्छे होने चाहिए पोजीशन की, आप उस कंडीशन में रखें जहाँ पे आपको इजीली आप मोशन करवा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन टेक्निक की यही होती है कि कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ग्रैप्स के एक्सट्रीमिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपसे आप मॉडिफाई कर सकें ग्रिप को, ठीक है, पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुअर इंटेग्रिटी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको स्पोर्ट एरियाज़ के थ्रू लेके जाते हैं, सेगमेंटल आप काम करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे आप काम करते हैं, फोर्स नहीं करते उसको फर्दर के, मतलब अगर पेनफुल रेंज है तो हम बिल्कुल उस केस में तो फोर्स नहीं करते, ठीक है। फिर हम परफॉर्म करते हैं मोशन स्मूथली रिदमिकली, 5 से 10 रिपीटेशन जो होती हैं वो परफॉर्म होती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, और यही क्राइटेरिया ज़्यादातर बना गया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं प्रोग्राम के वो यही होते हैं कि हर सेट में 5 to 10 जो होती है वो रिपीटेशन होगी, फिर पेशेंट की कंडीशन और उसके रिस्पांस के अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पैसिव ROM है, ठीक है, तो हम उसका क्या करते हैं कि अगर पैसिव हम दे रहे हैं पेशेंट को तो हम मूवमेंट को एक्सटर्नली मतलब फोर्स जो होती है वो एक्सटर्नली दे रहे हैं, तो हमने उसको बहुत ज़्यादा हमने क्लिप करके करना होता है कि हम ज़्यादा फोर्स करके ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई एक्टिव रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं हो रही होती, हम बेसिकली सिर्फ हम उसको असिस्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको मूवमेंट हम खुद ही करा रहे हैं, हम उसको ज़्यादा एक्टिव मोशन परफॉर्म नहीं करने दे रहे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक्टिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म हो रही हैं क्योंकि हम ROMs करा रहे हैं, ठीक है, वो हम खुद से करा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास एक्टिव ROM है तो वो हम क्या कहते हैं कि हम पैसिव ROM को डिमॉन्स्ट्रेट कराने के बाद एक्टिव पेशेंट खुद ही परफॉर्म करना शुरू कर दे, स्मूथली करे, उसमें कोई वीकनेस आ रही है तो तब आप असिस्टेंस दे सकते हैं और सारे इसी तरह परफॉर्म होते हैं, ठीक है। टेक्निक्स जो हम बात कर चुके हैं हम उसी पे देख लेते हैं कि टेक्निक सिंपली यही है कि हमारे पास अपर बॉडी की जो सारी मूवमेंट्स हैं उन पे काम करते हैं, ठीक है, उसी तरह एक्टिव असिस्टेंस के साथ पैसिव असिस्टेंस के साथ, ठीक है, ये प्रोसीजर तो सारे आप परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। साथ ये फिर हमारे पास जो सारी ROMs हैं वो हम सिंपली ऐसे परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास सेल्फ असिस्टेड में हम बेसिकली कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ करके काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मैनुअली भी आप अपने हाथ से भी दे सकते हैं, दूसरा हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि वैंड और T-बार के थ्रू दे सकते हैं, पुलेस हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिंगर लैडर बहुत इस्तेमाल करते हैं, वॉल क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, खासतौर पर फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। स्केट बोर्ड्स, पोर्टर बोर्ड्स, ये सारे बहुत इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हमारे पास रेंज को इंक्रीज़ कराने के लिए ये बहुत काम करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल एक्सरसाइजेस, डिवाइसेस, ये डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी हम इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और गाइडलाइंस मतलब पेशेंट को हम गाइडलाइंस दे देते हैं कि आपने अगर सेल्फ असिस्टेड करानी है तो आपने खुद को कैसे करना है, ठीक है, ये खुद पेशेंट कैसे परफॉर्म करेगा। ये हमारे पास एग्जांपल है वॉल क्लाइंबिंग की कि पेशेंट वॉल के ऊपर क्लाइंबिंग करता है, ये पुले की एग्जांपल है, ठीक है, इस डायग्राम में साइड पे ओके। ये सारे आगे इसी CPM पे हमारे पास सिंपली हम कॉन्टिन्यूस पैसिव जो मोशन है वो हमारे पास हम एक डिवाइस के मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू दे रहे होते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली अपना काम कर रही होती है, ठीक है, और उस डिवाइस में हर चीज़ सेट हुई हुई है, हम सिर्फ उसको पेशेंट को दे देते हैं और वहाँ पे वो डिफरेंट तरह से हमें देते हैं, ठीक है। ये हम मोस्टली उस केस में देते हैं जब हमारे पास सर्जरी की रिकवरी के फेज़ में होता है पेशेंट, तो हम उसकी रीजन या कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए स्टिमुलेशंस के लिए दे रहे होते हैं, टेंडेंस की हीलिंग के लिए दे रहे होते हैं, इंसिजन्स की, साइनोवियल फ्लूइड की लुब्रिकेशंस के लिए, इंटरआर्टिकुलर कार्टिलेज की रीजनरेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेन को डिक्रीज़ करने के लिए भी। ये बस ये सब कुछ था और इसी चैप्टर में यही चीज़ें हैं ज़्यादा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आई थिंक सो काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, फिर भी कोई और पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं।